Hello friends, today we will be starting with the next chapter, payment of tax. Now the taxes, now what do you mean by payment of tax? Payment of tax simply means the amount of GST to be paid to the government of India. अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि टैक्सेस पेबल टू गवर्नमेंट बाय कौन कौन लोग टैक्स जो हैं जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो इसमें बेसिकली अगर कोई जनरली हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सप्लायर। बट यहाँ पे और भी लोग हैं, यानी अगर कोई TDS डिडक्टर है तो वो भी यहाँ पे आएगा। अगर कोई TCS का कलेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे आएगा। अगर कोई रेसिपेंट रिवर्स चार्ज पे कर रहा है तो वो भी यहाँ पे आएगा। और ECO यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे आपका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो दीज आर कवर्ड एज अ डीम्ड सप्लायर्स, इनको मानेंगे। और ये 5 तरह के लोग ऐसे हैं विच आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर हम आगे देखते हैं कि अब बात करते हैं कि जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, यानी यहाँ पर हमें किस तरह से टैक्स को पे करना है, क्योंकि हमें ये तो जान लिया कि टैक्स कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को। अब हमें देखना है कि किस तरह से हमें इस टैक्स को पे करना है गवर्नमेंट को। तो उसके लिए हमें 3 तरह के रजिस्टर्स खोलने पड़ते हैं। इसमें पहला आता है आपका ई लाइबिलिटी रजिस्टर, जो कि आप देख सकते हैं GST PMT 01 का फॉर्म होता है, जिसमें ये ई लाइबिलिटी रजिस्टर हमें ओपन करना पड़ता है। उसके बाद आती है बात ई कैश लेजर की, जो GST PMT 05 के अंदर ओपन होता है। और ई क्रेडिट लेजर की बात आती है GST PMT 02 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें अब हमारी लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना है। तो जो लाइबिलिटी हम डिटरमाइन करेंगे वो डिटरमाइन करेंगे GST PMT 01 के अंदर। और जो उस लाइबिलिटी को हमें डिस्चार्ज करना है, यानी हमें हमारा पेमेंट करना है, पेमेंट करने के 2 मोड्स होते हैं। या तो हम ई कैश लेजर से पे कर सकते हैं या ई क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि हम जो लाइबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे वो डिटरमाइन करेंगे हम GST PMT 01 यानी ई लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर। और हमारा जो मोड होगा, जो तरीका होगा उस चीज़ को डिस्चार्ज करने का, वो इट कैन बी आइदर थ्रू ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर। सो नाउ वी विल लुक एट द ई लाइबिलिटी रजिस्टर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डेबिट करेगी अमाउंट ऑफ टैक्स कॉमा इंटरेस्ट कॉमा लेट फी और एज में भी डिटरमाइंड इन द रिटर्न फर्निश। रिटर्न मतलब आपका जो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे होगा। टैक्स हो सकता है CGST, SGST, UTGST, IGST, CGST, SGST, UTGST और IGST। ठीक है, तो CGST SGST लगेगा अब हमारा इंट्रास्टेट सप्लाई पर। UTGST अगर इनकेस ऑफ यूनियन टेरिटरी तो CGST और UTGST लग जाएगा। और इंटरस्टेट सप्लाईज पे हमारा IGST लगेगा। फिर आता है अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट लेट फी कॉमा पेनल्टी एज में भी प्रिस्क्राइब बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर एनी प्रोसीडिंग्स। तो जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह रहेंगी वहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर जो डिटरमाइन करेगा। अगर मान लो कोई टैक्स या इंटरेस्ट या लेट फी अगर नहीं पे करा है तो वो भी लाइबिलिटी रजिस्टर में हमारा शो होगा। और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड, दैट इज़ कोई भी अगर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है टाइम टू टाइम पे, और हमें पता है कि हमें डिस्चार्ज किससे करना है, या तो ई कैश लेजर से या ई क्रेडिट लेजर से, या दोनों से। मतलब या तो ई कैश लेजर इस्तेमाल होगा या ई क्रेडिट लेजर इस्तेमाल होगा, या दोनों ई कैश लेजर या क्रेडिट लेजर एज द केस में भी। ओके गाइस, नाउ वी विल सी दैट अमाउंट टू बी एडेड इन ई कैश लेजर। कि ई कैश लेजर में क्या क्या आएगा। देखिए, जो TDS डिडक्ट होगा आपका, जो TDS डिडक्टर पे करेगा गवर्नमेंट को, वो क्रेडिट हो जाएगा आपके ई कैश लेजर के अंदर। उसके बाद आएगा TCS कलेक्टर, तो वो जो सरकार को पे करेगा टैक्स, वो भी आपका क्रेडिट होगा ई कैश लेजर के अंदर। उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट जो ई कैश लेजर में डिपॉजिट करना होगा आपको, वो आएगा नेट बैंकिंग, RTGS, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, OTC, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करेंगे और वहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं चालान का। और चालान पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, 10,000 रुपये तक अलाउड है, उसके नीचे और उसके ऊपर जो है आपको अलाउड नहीं होगा। अब एक्सेप्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एज में भी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, अगर मान लो ये पेयर है तो वो हो जाएगा। या प्रॉपर ऑफिसर मान लेते हैं कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, या आपने मान लो कोई टैक्स जमा नहीं कराया और प्रॉपर ऑफिसर का जो कलेक्शन है वो 10,000 रुपये से एक्सीड करता है, तो वो नियरेस्ट ब्रांच में जाके उसका पेमेंट कर सकता है। या आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो फुल्ली एलिजिबल है, फुल्ली ऑथराइज्ड है कि वो अमाउंट कलेक्ट कर सकता है और ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं कि इस सारी प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक चालान जनरेट करना होगा, और चालान जो जनरेट होगा वो आपका होगा GST PMT 06 के अंदर। ठीक है, CPIN जनरेट करना पड़ेगा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसकी वैलिडिटी होती है 15 दिन। कितने दिन की वैलिडिटी होती है, 15 दिन की वैलिडिटी होती है। और जो कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये एक तरह का 14 डिजिट का कोड होता है। मतलब आपको पहले चालान को जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपने कॉमन पोर्टल पे फिर वो चालान जब आएगा तो आपको जो भी रिक्वायर्ड सम ऑफ मनी है वो आपको बैंक में जाके आपको जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चालान पेमेंट जो कॉर्पोरेट
कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसकी वैलिडिटी 15 दिन की होती है। तो 15 दिन के अंदर आपको चालान जनरेट करना है। और ये हमने देखे कि ये सारे के सारे मोड्स होते हैं जहाँ पे TDS को डिडक्ट करना होता है, TCS कलेक्टर हो गया, और जिस तरह का अमाउंट ई कैश लेजर में हो गया, एक्सेप्शंस हमने देखे। तो ये बेसिकली नेट बैंकिंग, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, OTC, इन सब चीज़ों से हम हमारे ई कैश लेजर के अंदर अमाउंट डालते हैं, ताकि जो हमारा ई लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जो लाइबिलिटी है उसका हम पूरी तरह से पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब जो दो तरह के मोड्स हैं, यानी ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर। ठीक है, तो हमने ई कैश लेजर का देखा, अब आगे हम ई क्रेडिट लेजर को समझेंगे। Okay guys, so now let's have a look at the amount to be added in e-credit ledger. First of all, we will see that amount which has been shown by the supplier in GSTR 1 and credit of the same has been accepted in GSTR 2A. इसका मतलब ये होता है कि सप्लायर जो होगा वो जितने भी उसने इन्वर्ट सप्लाईज लिए हैं उसका डालेगा वहाँ पर GSTR 1 के अंदर, और रेसिपिएंट ने जो होगा, सप्लायर ने जो भी उसने सप्लाई करा है उसका रिटर्न वो डालेगा GSTR 1 में। और जो रेसिपिएंट होगा वो क्या करेगा, जितना भी ITC सप्लायर ने डाला है उसको वो अवेल कर पाएगा GSTR 2A के अंदर। ठीक है, तो पहले तो हमें ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट एक तरह से हमारा ही है। हमने GST पे करा सप्लायर को, सप्लायर ने क्या करा, सप्लायर ने उसी चीज़ को आगे चल के हमें अपने रिटर्न में दिखाया कि भाई मैंने ये आउटपुट सप्लाईज करी हैं, तो उसका जो भी क्रेडिट होगा वो हम अवेल कर पाएंगे एज ए रेसिपेंट। उसके बाद आ जाएगा अनक्लियर क्रेडिट। अनक्लियर क्रेडिट का मतलब जो रिटर्न सप्लायर ने अगर अपने GSTR 1 के अंदर भरी ही नहीं है तो रेसिपेंट उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। एज पर द रूल 36(4) के अंदर क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ ITC नॉट डिडक्टेड इन GSTR 1 बाय सप्लायर। तो रिटर्न ही उसने मान लो फाइल नहीं करी, या फिर 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट GSTR 2A में जो हमने अवेल करा है, विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, अब होता क्या है कि GSTR 1 जो होती है उसके अंदर सप्लायर जो है वो अपना रिटर्न फर्निश करता है कि भाई उसने ये आउटपुट सप्लाईज की हैं, इन लोगों ने उसने सामान बेचा है। रेसिपेंट जो है वो GSTR 2A के अंदर ये देख पाता है कि भाई ITC के कौन कौन से रिटर्न भर दिए ताकि वो अपना ITC ले सके। मतलब एक तरह से हमने पढ़ा था कि GST क्या होता है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है अनक्लियर क्रेडिट के अंदर कि GSTR 1 सप्लायर ने भरा ही नहीं है, लेकिन हमें तो ई क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट चाहिए ताकि हम अपने ई लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज कर सकें। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये सरकार ने एक रूल बनाया है कि वैसे तो क्या होता है कि जो सप्लाईज का सप्लायर GSTR 1 भरेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का ही आप क्रेडिट ले सकते हो। बट सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या करा है कि अमाउंट ऑफ ITC जो सप्लायर ने नहीं भरा उसको देखेंगे हम। ठीक है, और जितना हमारे ई क्रेडिट लेजर के अंदर पहले से क्रेडिट हो चुका है, मतलब जितना हमने ITC अवेल कर लिया है, मतलब वो एलिजिबल सप्लाईज जिनके लिए सप्लायर ने रिटर्न भरा था और वो GSTR 2A में डेबिट हो गई हैं, उसका 5% ले लेंगे। तो उसका 5% ले लेंगे, और जितना ITC क्रेडिट नहीं हुआ वो अमाउंट, और जितना 5% ऑफ दी क्रेडिट विच इज़ एक्चुअली अवेल्ड, मतलब जिसके लिए सप्लाईज हमारे पास आ गई हैं, उन दोनों के हिसाब से हम विच एवर इज़ लोअर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि हमारा जो अनक्लियर क्रेडिट का अमाउंट है वो है 18,000 रुपीज़, मतलब जो अमाउंट ऑफ ITC नॉट डिडक्टेड है वो है 18,000 रुपये, और जो हमारा क्लियर क्रेडिट है वो मान लीजिए है 36,000 रुपये। तो हमें 36,000 रुपये का 5% निकालना पड़ेगा, और उसको जब हम ऐड करेंगे तो हम ये पता लगेगा कि 18,000 और वो 5% और 36,000, 5% और 36,000 कितना होता है, दैट कम्स आउट टू 1,800 रुपीज़। तो 36,000 रुपये और जो आपका 1,800 रुपये है वो 18,000 रुपये जो आपका ITC नहीं सप्लायर ने भरा वो, और जो आपका 1,800 रुपये है, दोनों में से लोअर कौन सा हुआ बच्चा, दोनों में से लोअर हुआ आपका 1,800 रुपये। तो 36,000 रुपये वो जो आपका एक्चुअल में एलिजिबल सप्लाईज थी, और 1,800 रुपये जो आपका अनक्लियर क्रेडिट है, वो दोनों का अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड इट विल कम आउट टू अमाउंट टू बी एडेड इन द ई क्रेडिट लेजर। ठीक है, तो ये जो है ये वाला अमाउंट ई क्रेडिट लेजर का और ई कैश लेजर का, वी विल बी यूजिंग इट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी विच वी हैव सीन इन आर ई लायबिलिटी रजिस्टर। एंड ई लायबिलिटी रजिस्टर होता है हमारा GST PMT 01 के अंदर, ई कैश लेजर हमारा आता है GST PMT 05 के अंदर, और ई क्रेडिट लेजर आता है हमारा GST PMT 2 के अंदर।